आपका स्वागत है ऐसा आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास 8 में। हमने इससे लास्ट वाले वीडियो में अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं अपवर्तन के कुछ उदाहरणों पर। यहाँ पर पहले भी हमने कुछ उदाहरण देखे थे, उसमें से जैसे कोई इंपोर्टेंट उदाहरण है जैसे अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योअस्त, अर्थात सूर्य उदय होने से पहले ही हमें उसकी आभासी स्थिति दिखाई देती है और सूर्य अस्त होने के बाद में भी हमें उसके कुछ समय तक उसकी स्थिति दिखाई देती है। ऐसा क्यों? तो देखिए, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी पर हम यहाँ पर खड़े हैं और ये सूर्य उदय होने के समय से पहले ही, कुछ समय पहले ही हमें सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देती है। ये जो हमारा तल है वो हमारा कैसा तल है, क्षैतिज तल है। इस क्षैतिज तल पर हम खड़े हैं और यहाँ से सूर्य की प्रकाश की किरणें निकल रही है। तो ये प्रकाश की किरणें जब सूर्य से आती है वो निर्वात होते हुए पृथ्वी सतह पर पहुंचती है तो सघन माध्यम की ओर अग्रसर होती है और वो सघन माध्यम की ओर अग्रसर होने के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस कारण सूर्य के उदय होने की स्थिति से ही कुछ समय पहले हमें आभासी रूप में सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार सूर्य अपनी क्षैतिज स्थिति से नीचे चले जाने के बाद भी हमें कुछ समय तक दिखाई देता है। वो भी कहानी वही है कि अपवर्तन की घटना के कारण प्रकाश की किरणें विलंब माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और अभिलंब की ओर झुकने के कारण हमें सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देती है। अर्थात सूर्य उदय होने से पहले हमें सूर्य दिखाई देता है तथा सूर्य अस्त होने के बाद भी कुछ समय तक सूर्य दिखाई देता है। ऐसा अपवर्तन के कारण होता है और इसके कारण हमारे दिन के समय में लगभग 2 मिनट की वृद्धि हो जाती है। जो दिन का समय होता है, सूर्य उदय का समय और सूर्य अस्त होने का एक समय निश्चित होता है, तो ये हमें 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इस कारण जो दिन की अवधि होती है उसमें 2 मिनट की लगभग वृद्धि हो जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो यहाँ पर नाम आ रहा है आपका परावर्तन, लेकिन ये घटना किस पर आधारित है, अपवर्तन पर आधारित है। इसके लिए हम 3 कंडीशन के आधार पर, कंडीशन संख्या 1, 2 और 3 पर विचार करते हैं। एक, प्रकाश की किरण जल से वायु में प्रवेश करेगी। उसका जो प्रवेश करने का तरीका है, माध्यम है, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम है। अर्थात प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें। तो हमने अपवर्तन के नियम पढ़े थे, उसमें हमने कहा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर रह जाती हैं। ये आपकी आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये किरण अभिलंब से दूर हट गए। दूसरी कंडीशन, अब हम क्या करें कि जो आपतित किरण है उसके आपतन कोण आई, आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं। हम बढ़ाते गए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अपवर्तित किरण के साथ में वो अपवर्तित किरण जो दोनों पृष्ठों को, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समानांतर हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर ये देखोगे कि आने वाली जो आपतित किरण का मान हम क्रांति कोण के बराबर कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि जो अपवर्तित किरण है, जो दोनों पृष्ठ हैं, उन दोनों पृष्ठों को पृथक करने वाले माध्यम के समानांतर गमन कर रहे हैं। अर्थात उस समय कोण R का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? अर्थात आपतित किरण का वह अधिकतम मान जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। अर्थात अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाएगा, उस समय आपतन कोण को, उस समय हम आपतन कोण को ही क्या कोण देंगे? क्रांतिक कोण के नाम से जाना जाएगा। अर्थात क्रांतिक कोण का वो मान जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उस समय हम उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। अब कंडीशन संख्या 3 पर विचार करें। अब हमने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दिया। अर्थात जो आपतन कोण है इसका मान इस क्रांतिक कोण से भी हमने बढ़ा दिया। जब इस कोण का मान बढ़ा दिया तो हम देखते हैं कि जो प्रकाश की किरण है जल से आ रही थी और वायु में प्रवेश करी
प्रवेश नहीं करती है और पुनः जल में ही मुड़ जाती है, अर्थात एक तरह से परावर्तन की घटना हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण जो प्रकाश की किरण है जल से सघन माध्यम से होती हुई प्रत्यक्ष करने वाली सतह से टकराकर पुनः जल में परिवर्तित हो जाती है और इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक करने पर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करती है, पुनः प्रथम माध्यम में ही गति करती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है दूर संचार के चित्र में और कंप्यूटर के अंतर्गत सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो केबल तार का उपयोग किया जाता है वो प्रकाशित तंतु होते हैं और उस प्रकाशित तंतु में सूचनाओं का स्थानांतरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के आधार पर ही किया जाता है। नेक्स्ट घटना हमारी वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश को सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है? श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश हमें श्वेत रंग का दिखाई देता है, लेकिन ये वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, लेकिन हमें श्वेत रंग का दिखाई देता है। इस प्रकाश को आयताकार प्रिज्म से त्रिभुजाकार आकृति जिसको प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म में से जब गुजारा जाता है तो ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म में से जो त्रिभुजाकार आकृति है इसमें से गुजारा गया तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गया और इन रंगों का क्रम हम देखते हैं तो विविधीयोग अर्थात बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल 7 रंगों में ये जो श्वेत प्रकाश था वो 7 रंगों में विभक्त हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लाल रंग है उसका विचलन, ये जो प्रकाश की किरण आ रही थी ये सीधी रेखा में लगभग गमन कर रही है। यहाँ पर लाल रंग का विचलन सबसे कम हो रहा है, उससे अधिक नारंगी और उससे अधिक येलो रंग, पीले रंग का, उसके बाद में हरे रंग का और उसके बाद में नीला और उससे अधिक जामुनी और सबसे अधिक विचलन देखें अर्थात ये जो विचलन हो रहा है सबसे अधिक बैंगनी रंग का विचलन हो रहा है। देखिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और इसके कारण इसके अपवर्तनांक म्यू का मान सबसे कम होता है। इसका विचलन भी कम हो रहा है और विचलन कम होने का कारण इसके म्यू का मान सबसे कम होता है और म्यू का मान कम होने के कारण इसका वेग सबसे अधिक होता है। अर्थात लाल रंग का जो प्रकाश है उसका वेग सबसे अधिक होता है और इसी कारण लाल रंग के प्रकाश का उपयोग रोड लाइट में के सिग्नल के निर्माण में किया जाता है। जो सिग्नल बनाए जाते हैं उसमें हमें रोकने के लिए रेड लाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रेलवे के क्रॉसिंग में भी रेड लाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा लेजर लाइट जो दूर तक प्रकाश को ले जाती है और उस लेजर लाइट में जो प्रकाश निकलता है वो भी लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है और इसका विचलन कम होता है। अर्थात विचलन कम होगा इसलिए वो सीधी रेखा में गमन किया जाता है। अर्थात जितने भी खतरे के सिंबल है वो सभी लाल रंग के बनाए जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक अर्थात बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित हुआ और इस अधिक विचलित होने के कारण इसके अपवर्तनांक म्यू का मान भी क्या होता है सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका वेग क्या होता है सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का जो वेग है विचलन अधिक होगा तो वो अधिक दूरी तय नहीं कर पाएगा इसलिए उसका वेग भी सबसे कम होता है। देखिए नेक्स्ट उदाहरण है तारों का टिमटिमाना। हम रात्रि के समय जब स्वच्छ आकाश मंडल की तरफ देखते हैं तो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि सबसे पहला कारण है कि तारों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है और तारों के पास अपने स्वयं का प्रकाश होता है और सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है और ये पृथ्वी के नजदीक होने के कारण इसकी जो प्रकाश है वो हमें अधिक दिखाई देता है, ये अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सूर्य से भी कई गुना अधिक चमकीले तारे हमारे वायुमंडल में स्थित हैं, लेकिन वो पृथ्वी सतह से कई गुना अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण उनकी चमक हमें कम दिखाई देती है। तो रात्रि के समय वो हमें टिमटिमाते हुए प्रदर्शित होते हैं। उसका कारण है कि जो तारे हैं स्टार, उनसे आने वाला जो प्रकाश है पृथ्वी सतह पर पहुंचते विभिन्न माध्यम से निर्वात से होते हुए वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरते हुए पृथ्वी सतह पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार जब वो विभिन्न माध्यम में से गुजरेंगे तो उसमें अपवर्तन की घटना होती है। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो उसमें अपने पथ से विचलन हो रहा है और वो अपने पथ से विचलन होने के कारण सीधी रेखा में गमन ना करके जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में वो पृथ्वी सतह पर पहुंचता है और टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग के रूप में वो पृथ्वी सतह पर पहुंचने के कारण हमें रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हुए प्रदर्शित होते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है कि तारे तो टिमटिमाते हुए प्रदर्शित होते हैं, लेकिन चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता हुआ प्रदर्शित होता है? इसका कारण यह है कि जो चंद्रमा है वो उसके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो अपने स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है। उसकी चमक तारों और सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण, सूर्य का प्रकाश जब उसमें गिरता है तो वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है और परावर्तन के कारण वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इस कारण उसके पास में स्वयं का प्रकाश नहीं होने के कारण वो हमें टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अधिक जानकारी अगले वीडियो में।